अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो फाइलम आर्थ्रोपोडा किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 10 एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 पंजाब टेक्स्ट रिपोर्ट की बुक, इसका लेक्चर नंबर 10 है जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको जो है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बेहतर अंदाज में मिल सकें। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा जनरल करेक्टरिस्टिक्स। आर्थ्रोपोडा जो है ये जॉइंटेड लेग्स एनिमल्स कहलाते हैं, या इसके लिटिल मीनिंग्स आप कह सकते हैं कि जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रॉन का मतलब जॉइंट होता है, जोड़, और पौडा या पॉड्स जो है वो फीट के लिए यूज होता है। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर कि इन एनिमल्स के अंदर जो इनके फीट है उसके अंदर जॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं और इन जॉइंट्स की वजह से ही इनको आर्थ्रोपोडा का नाम दिया गया है। लार्जेस्ट फाइलम है ये किंगडम एनिमेलिया का। इसके सारे के सारे मेंबर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बायलैटरल सिमेट्री है, सिलोमेट्स होते हैं, और इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशंस एग्जिस्ट करती हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, येलो कलर से हेड शो किया गया है, ब्लू कलर से थॉरक्स शो किया गया है, और ग्रीन कलर से एब्डोमेन शो किया गया है। तो इनके अंदर सेगमेंटेशन मौजूद है। द बॉडी इज सेगमेंटेड। इंसेक्ट्स जिनमें खास तौर पे कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर्स, बटरफ्लाइज, मॉस्किटोस, ये प्लेनेट अर्थ पर सबसे ज्यादा कॉमनली पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं। इनकी बॉडी में सेगमेंटेशंस मौजूद हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नजर आ रही है। टेगमेटा होते हैं। टेगमेटा क्या चीज है? कोई भी जो कॉरिस्पॉन्डिंग इनका जो है सेगमेंट है उसको हम लोग टेगमेटा का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हेड एग्जिस्ट कर रहा है, या थॉरक्स है, या एब्डोमेन है। इसी तरह ये सेफ्लोथोरैक्स है। तो कोई भी जो इंडिविजुअल इनका सेगमेंट होता है उसे हम लोग टेगमेटा का नाम देते हैं। और दो कंडीशंस हो सकती हैं, या बॉडी के अंदर दो सेगमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सेफ्लोथोरैक्स और एब्डोमेन, या तीन सेगमेंट्स हो सकते हैं जिसके अंदर आपके पास हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन हो सकता है। अपेंडेजेस, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इनकी जॉइंटेड होती है और इनका एक्सोस्केलेटन जो है उसके अंदर क्यूटिकल मौजूद होती है। आर्थ्रोपोड्स हर तरह के हैबिटेट्स पे पाए जाते हैं। लैंड के ऊपर मौजूद हैं, फॉरेस्ट में, ग्रास लैंड्स में, एक्वेटिक हैबिटेट्स में, डेजर्ट्स में, ये आपको हर जगह मिलते हैं। एक्वेटिक स्पीशीज दोनों फ्रेश वाटर और मैरीन इन्वायरमेंट्स में पाई जाती हैं, जबकि इनमें से बहुत सारी स्पीशीज ऐसी भी हैं जो कि फ्लाई कर सकती हैं, इसलिए वो आपको एयर में उड़ती हुई भी नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज, फ्लाइज एटसेट्रा। कॉम्प्लेक्स मस्कुलर सिस्टम मौजूद है। इनके अंदर स्टीरिएटेड मसल्स होते हैं। स्टीरिएटेड मसल्स स्केलेटल मसल्स को कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे शो भी किए गए हैं। और ये इनकी लोकोमोशन के अंदर, रैपिड मूवमेंट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। जहाँ तक वैरायटी का ताल्लुक है तो दे हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी इन देयर फॉर्म्स। सिट्रस फ्रूट विवल आपको नजर आ रहा है, इंसेक्ट है, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, मारियापोडा के मेंबर्स हैं, लाइकवाइज क्रैब, crayfish, scorpions, daphnia, cyclops, ticks, mites. So there are lots of examples of the animals which belong to this phylum, और इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं इंसेक्ट्स को और अरेक्नाइडा को तो इसमें डिफरेंसेस आपके सामने। इंसेक्टा क्लास, इंसेक्टा जो है ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है किंगडम एनिमेलिया के अंदर, और अरेक्नाइडा बेसिकली वो क्लास है जिसके अंदर जो है स्पाइडर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इंसेक्टा के अंदर बॉडी में तीन सेगमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी शो किया गया है। इन तीन सेगमेंट्स में हेड होता है, उसके बाद थॉरैक्स है, और अल्टीमेटली एब्डोमेन होता है। जबकि अरेक्नाइडा के अंदर टू सेगमेंट्स होते हैं, हेड और थॉरैक्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं, सब सेप्रोथॉरैक्स कहते हैं, और एब्डोमेन एज सच उसी तरह से एग्जिस्ट कर रहा होता है। इंसेक्ट्स के अंदर थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, विच मींस दे हैव सिक्स लेग्स। इसके मुकाबले में अरेक्नाइडा के अंदर फोर पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, विच मींस दे हैव एट लेग्स। फर्दर जब आप इसको एक्सप्लोर करते हैं तो एंटीना जो है वो आपको इंसेक्ट्स के अंदर एंटीना नजर आते हैं, दे हैव एंटीना, लेकिन इस तरह के एंटीना आपको अरेक्नाइडा में नजर नहीं आते। इंसेक्टा में जो आईज होती हैं वो कंपाउंड आईज होती हैं। व्हाट आर कंपाउंड आईज? द आईज व्हिच कंसिस्ट ऑफ मेनी लेंसेज, समटाइम्स थाउजेंड्स ऑफ लेंसेज। जबकि अरेक्नाइडा के अंदर जो है वो सिंपल आइज पाई जाती हैं। एंड द सिंपल आइज आर दोज आइज व्हिच कंसिस्ट ऑफ वन लेंस, सिंगल लेंस।
इंसेक्ट्स के अंदर विंग्स मौजूद होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। अरेक्नाइडा या स्पाइडर्स के अंदर किसी भी केस में विंग्स मौजूद नहीं होते। तो ये जो है वो इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स में बेसिक डिफरेंसेस हैं। करेक्टर्स में अगर हम आगे चलते हैं तो एनीलिड्स और आर्थ्रोपोड्स के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पाया जाता है एंड दे हैव सो मैनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें दोनों की बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है। हाँ, इतना सा फर्क जरूर है कि इंसेक्ट्स के अंदर या आर्थ्रोपोडा के अंदर जो सेगमेंटेशन है वो सिर्फ एक्सटर्नल है, जबकि एनीलिड्स के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन थी जो कि इंटरनली भी थी और एक्सटर्नली भी थी। अपेंडेजेस एग्जिस्ट करती हैं आर्थ्रोपोड्स में, थ्रू आउट एग्जिस्ट करती हैं, और एनीलिडा के अंदर पॉलीकीट्स जो हैं उनके अंदर जो है वो पेयर ऑफ अपेंडेजेस मौजूद होते हैं उनके हर सेगमेंट के ऊपर। क्यूटिकल दोनों की बॉडी सरफेस के ऊपर है जो कॉमन है। दोनों का नर्वस सिस्टम जो है वो सिमिलर होता है। वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड एग्जिस्ट करती है, सेरिब्रल गैंग्लिया एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंसेज एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर अगर आप देखते हैं तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, वैरायटी बहुत ज्यादा है। वर्म लाइक स्पीशीज हैं जैसे कि सेंटीपीड आपको डायग्राम में शो किया गया है। दूसरी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाइज हैं, ग्रास हॉपर्स हैं, कॉकरोचेस भी इवन दे कैन फ्लाई। सो इनके पास डिस्टिंक्ट बॉडी रीजन्स होते हैं जिसमें हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन होता है इंसेक्ट्स के केस में। बॉडी के ऊपर जो है वाटर प्रूफ काइटिनस क्यूटिकल मौजूद होती है जो कि एपिडर्मिस उसको बनाती है। एपिडर्मिस सिक्रीट करती है काइटिन को और वो बॉडी को ऊपर से कवर करता है, और फिर उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि उसको वाटर प्रूफ बनाती है। सिलोम यहाँ पर एज मेन बॉडी कैविटी एग्जिस्ट नहीं करी, बल्कि बॉडी जो है वो हीमोसील की शक्ल में है। हीमोसील एक रिड्यूस्ड कैविटी है जो कि इसके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को एग्जिबिट करती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और जो ब्लड है वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर ही जो है वो फ्लो कर रहा होता है। तो ये एक तरह की रिड्यूस्ड सिलोम है जिसका बेसिक काम जो है वो ब्लड की जो है वो सर्कुलेशन करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम वेरी वेल डेवलप्ड है। एलिमेंट्री कैनाल है, गट जिसे आप कह सकते हैं, जिसकी टू ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग को आप माउथ कहते हैं, दूसरे को एनस कहते हैं। तो सादा लफ्जों में हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसके अंदर फिर आपको डिफरेंट पार्ट्स नजर आते हैं, माउथ है, इवन सलाइवरी ग्लैंड्स एग्जिस्ट करते हैं, एसोफेगस है, क्रॉप है, गिजर्ट है, मिड गट है, हाइंड गट है, एनस है। सो दे हैव अ प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकी फूड्स में अमूमी तौर पे स्मॉल फूड पार्टिकल्स होते हैं, प्लांट्स के स्मॉल चंक्स, एनिमल्स के स्मॉल चंक्स, या समटाइम्स जो है वो ब्रेड के पीसेस या किसी एनिमल या प्लांट की डेड बॉडी एटसेट्रा। जहां तक ताल्लुक है इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो वेरी वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है इनके अंदर। और इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर शो किया गया है। और ये दुनिया का वाहिद ग्रुप है एनिमल्स का जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है। और इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को हम लोग मिल्फिगियन ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट इनके अंदर यूरिक एसिड होता है सॉलिड फॉर्म के अंदर। नर्वस सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो दे हैव अ वेरी वेरी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नर्वस सिस्टम मौजूद है। पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं जो कि एक सिंपल ब्रेन के तौर पे काम कर रहे होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर भी विजिबल है। उसके बाद इनके अंदर जो है वो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होती है जो कि यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रही है। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो गैंग्लिया मौजूद होते हैं, हर सेगमेंट के अंदर उसका अपना अपना गैंग्लियन मौजूद होता है और उसके अंदर से नर्व्स अराइज हो रहे होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स इनके वेरी वेल डेवलप्ड है, कंपाउंड आइज हैं, एंटीनास हैं, दूसरे ग्रुप्स में कैल्सरी हैं, पेडिपाल्प्स हैं। इवन ये केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम लोग फेरोमोन्स का नाम देते हैं। इनके अंदर हार्मोन्स भी मौजूद होते हैं। सो दे हैव अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर अगर आप बात करते हैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ट्रैकिया मौजूद हैं। और ट्रैकिया बेसिकली जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर एयर एंटर होती है फ्रॉम दी ओपनिंग्स। और ये जो एयर इनकी ओपनिंग से एंटर होती है, दोज ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज स्पाइरकल्स। तो इनकी लेटरल साइड्स पे आपको बॉडी की दोनों साइड पे जो है वो 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स नजर आते हैं, 10 स्पाइरकल्स ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी एंड 10 ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉडी। तो 20 स्पाइरकल्स होते हैं और स्पाइरकल्स पे डक्ट्स के साथ कनेक्टेड है जिन्हें हम लोग ट्रेकिया का नाम दे रहे होते हैं।
और इन ट्रैकिया के आगे ट्रैक्यूल्स मौजूद होते हैं, और ट्रैक्यूल्स की जो एंड है वहाँ पर फिर फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होती हैं जहाँ से गैसेस जो हैं वो टिश्यूज को सप्लाई कर दी जाती हैं। एक्वेटिक स्पीशीज गिल्स के जरिए से रेस्पायर करती हैं, जबकि अगर हम स्पाइडर्स की बात करते हैं तो उनके अंदर स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम लोग बुक लंग्स का नाम देते हैं। बुक लंग्स बेसिकली एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन है इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स, और जब उन प्लेट्स के ऊपर से एयर पास करती है तो वहां पर गैशियस एक्सचेंज होता है। सो दे हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये करेक्टर ऐसा था जो कि एनीलीड के अंदर मिसिंग था। अगर आप इनके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो दे डू नॉट हैव ब्लड वेसल्स पर्टिकुलरली, और इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्लड पूरी बॉडी में ओपनली मौजूद होता है। अलबत्ता इनके अंदर एक प्रिमिटिव हार्ट एग्जिस्ट करता है इनकी बॉडी के अंदर, और प्रिमिटिव हार्ट के साथ साथ जो है वो डॉर्सल साइड पे होता है इनका हार्ट, और एक मेन ब्लड वेसल भी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा इनके अंदर प्रॉपर जो है वो ब्लड वेसल्स नेटवर्क मौजूद नहीं होता। ब्लड इनका कलरलेस होता है। ब्लड इनका कलरलेस इसलिए होता है कि ब्लड के अंदर आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नहीं होता, और हीमोग्लोबिन ना होने की वजह से हम लोग इसको हीमोलिम्फ का नाम भी देते हैं। अगर आप इनकी स्केलेटन की बात करते हैं तो इनका स्केलेटन आउटर साइड ऑफ द बॉडी पे, विच मींस कि हम लोग इसको एक्सोस्केलेटन का नाम देंगे, और एक्सोस्केलेटन नॉन सेलुलर होता है, नॉन लिविंग होता है, और उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग मौजूद होती है जिसे हम लोग क्यूटिकल का नाम देते हैं। क्यूटिकल लाइट इन वेट होता है ताकि एनिमल स्विफ्टली मूव कर सके, और इसकी मेजर कंपोजिशन काइटिन है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो इसके जितने भी मसल्स होते हैं इसके एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। रिजेस होती हैं, बार्स होती हैं, जिन्होंने इसके जो है वो मसल्स को प्रॉपरली ग्रिप किया हुआ होता है, और स्विफ्ट लोकोमोशन में, रनिंग में, वॉकिंग में, फ्लाइट में इसको हेल्प कर रहे होते हैं। आर्थ्रोपोड्स बहुत स्विफ्टली मूव करते हैं, स्विम कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं, और कुछ केसेस में जो है वो विंग्स भी एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई एंड मॉस्किटोस एटसेट्रा। अगर आप इनकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सेस सेपरेट है। मेल और फीमेल एनिमल्स अलग अलग होते हैं। मेल्स में टेस्टीज हैं जो कि स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल्स में ओवरीज हैं जो कि एग प्रोड्यूस करती हैं। लाइफ साइकिल इनका कॉम्प्लिकेटेड है, और लाइफ साइकिल जो है उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक मेटामॉर्फोसिस है। मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है, एन अब्रप्ट चेंज ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द एनिमल। एनिमल के लाइफ साइकिल में जो चेंजेस आती हैं स्ट्रक्चर के अंदर, फॉर्म के अंदर, उसको आप मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं। और मेटामॉर्फोसिस दो तरह की होती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। दोनों की डायग्राम्स आपके सामने, लेफ्ट साइड पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर हमारे पास जो है वो 4 स्टेजेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इनमें जो सबसे पहली स्टेज एग्जिस्ट करती है वो एग स्टेज होती है। एग के बाद जो है इससे लार्वा बनता है जिसे आप लोग कैटरपिलर का नाम भी देते हैं। लार्वा से प्यूपा डेवलप होता है, और अल्टीमेटली प्यूपा जो है कुछ दिनों के बाद जो है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज आर 4 फेजेस। इसके मुकाबले में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में 3 फेजेस होती हैं। देयर इज एग, एग डेवलप होता है इनटू निम्फ, सेकंड फेज होती है, और निम्फ में फिर मल्टीपल मेटामॉर्फ्स होते हैं। ये अपनी जो है वो ग्रेजुअली साइज इंक्रीज करते रहते हैं, और अल्टीमेटली लास्ट पे जो है हमारे पास अडल्ट स्टेज होती है। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में हमारे पास 4 स्टेजेस हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो ना तो लार्वा अडल्ट को रिजेंबल करता है, और ना प्यूपा अडल्ट को रिजेंबल कर रहा होता है। लार्वा एक एक्टिव स्टेज होती है, फीडिंग स्टेज होती है, एनिमल मूव करता है और फीड करता है, खुराक लेता है। लेकिन प्यूपा इनएक्टिव स्टेज होती है, नॉन मूविंग स्टेज होती है, नॉन एक्टिव स्टेज होती है। एनिमल अपने सराउंडिंग में कवर बना लेता है, कोकोन बना लेता है, और उसके अंदर जो है वो छुप जाता है, और कुछ दिनों के बाद जो है उसके अंदर से अडल्ट एनिमल बाहर आ जाता है। इसके मुकाबले में अगर आप इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को देखते हैं तो वहां पर निम्फ जो है वो अडल्ट से बिल्कुल रिजेंबल कर रहा होता है, सिवाय चंद एक डिफरेंसेस होते हैं, जिसमें ज़्यादा मेजर है कि निम्फ का साइज जो है वो अडल्ट के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा होता है। अगर उस पर्टिकुलर स्पीशी में विंग्स एग्जिस्ट करते हैं तो अडल्ट के अंदर विंग्स होंगे, निम्फ के अंदर विंग्स एग्जिस्ट नहीं करते। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स जो है वो निम्फ के अंदर डेवलप नहीं होते, खासतौर पर अर्ली स्टेजेस पे, लेकिन अडल्ट के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं।
इसके अलावा जो है इनके अंदर सिमिलरिटीज पाई जा रही होती हैं। दोनों अडल्ट और निम्फ जो है वो शक्लो सूरत में एक जैसे होते हैं। दोनों अडल्ट और निम्फ जो है वो अमूमी तौर पे एक ही हैबिटेट में रह रहे होते हैं और एक ही खुराक ले रहे होते हैं। जबकि अगर आप बात करते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की, तो वहाँ पे मामला इस तरह से नहीं है। कैटरपिलर और अडल्ट एक हैबिटेट में नहीं रहते और अमूमी तौर पे उनकी जो फीड है वो भी सेम नहीं होती है। कुछ मेजर डिफरेंसेस कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में 4 स्टेजेस हैं: एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में 3 स्टेजेस होती हैं: एग, निम्फ एंड अडल्ट। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर ना तो लार्वा और ना ही प्यूपा अडल्ट को रिजेंबल करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं तो निम्फ जो है वो अडल्ट्स को रिजेंबल कर रहा होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में लार्वा और अडल्ट सेम हैबिटेट में नहीं रह रहे होते। फॉर एग्जांपल अगर हम मॉस्किटो की बात करते हैं तो मॉस्किटो का जो लार्वा है वो पानी के अंदर रह रहा होता है। इसके मुकाबले में मॉस्किटो खुद जो है वो वाटर में नहीं रहता, वो लैंड हैबिटेट में रह रहा होता है। और इसी तरह से इनकी फीड का भी डिफरेंस होता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में निम्फ और अडल्ट एक ही हैबिटेट में रहते हैं और अमूमी तौर पर सेम फीड ले रहे होते हैं, इनकी खुराक सेम होती है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अमूमी तौर पे जो मॉडर्न इंसेक्ट्स हैं उनमें पाई जाती है। मॉडर्न वे है मेटामॉर्फोसिस का। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रिमिटिव इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाती है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में एग जब हैच होता है तो उसमें से जो एनिमल निकलता है वो लार्वा होता है, जबकि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में एग की हैचिंग से जो एनिमल प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग निम्फ कह रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की फेमस एग्जाम्पल्स बटरफ्लाई, मॉथ्स, फ्लाइज, मॉस्किटोस एटसेट्रा। जबकि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर्स, टर्माइट्स एटसेट्रा। फिर इसका लास्ट जनरल करेक्टर है जो कि इक्डाइसिस या मोल्टिंग है। चूंकि इनके अंदर एक्सोस्केलेटन एग्जिस्ट करता है, मैंने पहले भी कहा कि एक्सोस्केलेटन जो है वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के साथ साथ वो नॉन सेलुलर है, तो वो ग्रो नहीं कर सकता। और एक्सोस्केलेटन ने एनिमल की बॉडी को हर तरफ से कवर किया हुआ होता है, तो जब तक एक्सोस्केलेटन बॉडी के ऊपर है तो एनिमल का ग्रो करना पॉसिबल नहीं है, खास तौर पे डेवलपमेंट स्टेजेस में। तो फिर होता ही है कि एनिमल की बॉडी के ऊपर से उसका एक्सोस्केलेटन डिटैच होता है और डिटैच होने के बाद रिमूव हो जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। एक्सोस्केलेटन के डिटैच होने के बाद एनिमल साइज में ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद नया एक्सोस्केलेटन बना लेता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर पुराना एक्सोस्केलेटन रिमूव किया जाता है, एनिमल साइज में ग्रो करता है और नया एक्सोस्केलेटन बना लेता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इक्डाइसिस और मोल्टिंग। और इसके लिए जो हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड एज इक्डाइजोन। सो ये हमारे पास आर्थ्रोपोड्स के जनरल करैक्टर्स हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।